Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a new topic, that is intrauterine growth retardation. So first of all, what it's mean? Intra means inside, uterine means under the uterus, growth means growth and development, and retardation means restrictions means retardation. मीन्स जो भी चीज यूट्राइन में है, यूट्रस के अंदर है, मदर के यूट्रस के अंदर है, उसकी ग्रोथ क्या हो रही है? रिस्ट्रिक्ट हो रही है, रिटार्ड हो रही है ना? तो कौन होगा? सिंपल सी चीज है, बेबी होगा, फीटस होगा। तो फीटस की यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रोथ क्या रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, ये रिटार्डेशन हो रहा है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है। सो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या रिस्ट्रिक्शन दोनों एक ही चीज है, चाहे रिटार्डेशन आ जाए चाहे रिस्ट्रिक्शन आ जाए। It is said to be a it is said to be a present in the those babies whose birth weight is below the 10 percentile means होता है 10%, right, of the average of the gestational age. So according to our definition, हमारी definition क्या कहती है कि intrauterine growth retardation is said to be a present in those babies whose birth weight is below the 10 percentile of the average of the gestational age. Means इन्होंने ऐसा बोल दिया है कि जो इंट्रायूटाइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, ये रिस्ट्रिक्शन है, वो हम कब कहेंगे? जब जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग 10% वेट कम होगा बेबी का। एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एग्जाम्पल ले लो, जेस्टेशनल एज। मैं सिंपल और नॉर्मल एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगी। जैसे जेस्टेशनल एज चल रही है 37 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन, मतलब 9 मंथ चल रहा है उसका, ठीक है। तो 37 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन के अकॉर्डिंग बेबी का बर्थ वेट कितना होना चाहिए? 2500 ग्राम, है ना? 2500 ग्राम, ये हम सब जानते हैं कि नॉर्मल है 2500 ग्राम या 2.5 केजी। केजी में अगर कन्वर्ट करोगे तो 2.5 केजी हो जाएगा, होना चाहिए, ठीक है। तो अब 2500 ग्राम ना हो करके 10% वेट इसमें कम था, ठीक है। तो 10% आप कैसे कम करोगे? अपॉन अगर 10 कर दो यहाँ पे, तो ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे जीरो हटाया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब 250 ग्राम आपके पास आया, है ना? पॉइंट के पहले वाले 3 डिजिट 250 ग्राम आया। तो 2500 ग्राम में से 250 ग्राम माइनस कर दो, तो आपका बचेगा 2250 ग्राम। 2250 ग्राम, यही हुआ, ठीक है, बेबी का वेट। जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग बेबी का वेट इतना हो गया, ठीक। उसी तरह से हर जेस्टेशनल एज में जितना भी बेबी का वेट होना चाहिए, उससे 10% बेबी का वेट कम है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको हम मान रहे हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, मतलब बेबी का जो अंदर ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। समझ गए? तो वो बेबीज जिनकी 10% ग्रोथ कम हो गई है अकॉर्डिंग टू दी जेस्टेशनल एज, अकॉर्डिंग टू द मदर्स प्रेगनेंसी वीक्स, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अब ये क्या है? इट कैन अकर्स इन अ प्रीटर्म। ये चाहे प्रीटर्म, लाइक प्रीटर्म बेबी कौन होता है? टर्म से पहले 37 वीक से पहले वाला बेबी टर्म बेबी, यानी 37 वीक वाला बेबी। पोस्ट टर्म यानी कि आफ्टर 40 वीक्स वाला बेबी, ठीक है। तो चाहे प्री टर्म बेबी हो, चाहे टर्म बेबी हो, चाहे पोस्ट टर्म बेबी हो, हर बेबी में इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फेलियर ऑफ द फीचर्स टू रीच द ग्रोथ पोटेंशियल एसोसिएटेड विद इंक्रीज द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्होंने भी यही चीज बताई है कि बेबी के जो ग्रोथ का जो पावर है वो डिक्रीज हो रही है, और उसके साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा है? मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीज क्या हो रहा है? बेबी की ग्रोथ हो रही है डिक्रीज, और ग्रोथ डिक्रीज हो रही है जिसकी वजह से इंक्रीज हो रही है कौन? मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंसिडेंस रेट। तो इंसिडेंस रेट 3 से 5% ऑफ ऑल द प्रेगनेंसीज में होते हैं इंसिडेंस रेट, ज्यादा नहीं होते हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है।
कॉजेज ऑफ द इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन देख लेते हैं, सॉरी। इट इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट: मैटरनल, फीटल, प्लासेंटल एंड एनवायरमेंटल। मैटरनल मींस मदर, तो मदर में ऐसी कोई मेडिकल डिजीजेस हो सकती है जिसकी वजह से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो मेडिकल डिजीजेस हो सकती हैं। एग्जाम्पल ले लो, एनीमिया हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है ना, डायबिटीज, मलाइटिस, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से बेबी को का जो ग्रोथ फैक्टर है वो डिक्रीज हो गया, या बेबी की जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही है। अब एनीमिया है, मदर जो है अच्छे से फूड नहीं ले रही, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि मदर अगर हेल्दी है तो ही बेबी हेल्दी है। मदर अगर अच्छे से न्यूट्रिशन लेगी, डाइट लेगी, अपने आप को मेंटेन करेगी, तो ही बेबी को उतना अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि मदर के ही ब्लड से बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है, मदर के ब्लड से बेबी के अंदर ब्लड जाता है और न्यूट्रिशन मिलता है, राइट। ठीक है, इसके अलावा अब ये भी हमें देखना है कि मदर का वेट बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे 11 केजी बढ़ता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में, हम सब जानते हैं कि 11 केजी बढ़ जाता है मदर का। नहीं बढ़ रहा है तो मे बी मदर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो मदर का वेट नहीं बढ़ रहा है। मदर का वेट नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब मदर सफिशिएंट फूड नहीं ले रही है। सफिशिएंट फूड नहीं लेगी तो इसका मतलब बेबी को भी सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सेम नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन, सेम चीज, मदर का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो डिक्रीज्ड है। देन मल्टीपल प्रेगनेंसी, देखिए मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या है, जितने ज्यादा बेबी उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशन की नीड हो जाती है। अब मदर तो उतना ही खा रही है, जितना खा पा रही है, डाइट ले पा रही है उतनी ही ले रही है डाइट, लेकिन अंदर कौन है, 2 बेबीज हैं और दोनों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की नीड है। तो मे बी अच्छे से न्यूट्रिशन ना मिल पाए, इतना मदर ना अपने इनटेक कर पाए, ना अंदर से इतना ब्लड ना बन पाए, जिसकी वजह से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। अदर फैक्टर्स और देख लेते हैं, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि अल्कोहल क्या करता है, ग्रोइंग बेबी के सीएनएस को डैमेज करता है, प्लस ग्रोइंग बेबी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको भी साथ ही साथ डैमेज करता है। तो जब मदर जो है स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में ही अगर अल्कोहल कंजम्पशन करने लगती है, उस टाइम पे बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है और अल्कोहल की वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। देन ड्रग अब्यूज, जैसे कि कोकीन वगैरह ले रही है या हेरोइन वगैरह ले रही है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, बेबी के सेलुलर ग्रोथ को डिक्रीज करती है। बेबी के अंदर जो हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया वाली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगता है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज करने लगती है, जिसकी वजह से ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपोक्सीमिया इन्फेक्शन। अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है बेबी के अंदर, इसका मतलब मदर से बेबी के अंदर ब्लड कम जा रहा होगा। कम जा रहा होगा तो बेबी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी। मदर के अंदर से बेबी के अंदर ब्लड इसलिए कम जा रहा है क्योंकि मदर में मे बी वीक है, उतना सफिशिएंट उसका ब्लड नहीं बन रहा है ना। तो ये रीजन हो सकते हैं। इन्फेक्शन, कोई भी तरह का इन्फेक्शन जो कि डायरेक्ट बेबी को हार्म कर सकता है, जैसे असेंडिंग इन्फेक्शन, मदर के यूटीआई, मदर को यूटीआई हो गया, मदर से वो इन्फेक्शन गया, बेबी तक पहुंच गया और बेबी को हार्म करने लगा। इसके अलावा हो सकता है कि वो प्लासेंटा को हार्म करने लगे, और हम सब जानते हैं कि प्लासेंटा मदर और बेबी के बीच का एक मीडियम है। प्लासेंटा को कुछ होगा तो बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि प्लासेंटा ही मदर से ब्लड लेके बेबी तक पहुंचाता है। मैटरनल फैक्टर में और देख लेते हैं, टीनेजर प्रेगनेंसी। टीनेजर प्रेगनेंसी क्या है, जब प्रेगनेंसी 19 कह सकते ईयर से पहले हो जाए, 19 ईयर या उससे पहले अगर कोई गर्ल प्रेग्नेंट हो जाए तो दैट इज नोन एज टीन एज प्रेगनेंसी। तो टीन एज प्रेगनेंसी में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अभी तो वो क्या है, एक लड़की है और अभी उसके अंदर के जितने भी ऑर्गन है, जैसे यूट्रस हो गया, एंडोमेट्रियम हो गया, उसके अंदर का एचबी लेवल हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें इतनी प्रिपेयर नहीं हो पाती हैं कि वो एक और जान को अंदर पाल सके। ठीक, तो हो सकता है कि अच्छे से ब्लड ना बन पाए, वो अच्छे से डाइट ना ले पाए, और उसके लिए पहली बार है तो वो हो सकता है कि चीजों को हैंडल ना कर पाए, अच्छे से ना खा पाए, इस वजह से। और टीनेज प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस हो जाता है, क्यों? क्योंकि कैसे हो गई वो प्रेग्नेंट, क्या केस था क्या नहीं था, जिस वजह से वो खा नहीं रही है, टेंशन है उसको, तो इस वजह से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। प्राइमरी ग्रेविटा मींस होता है पहली बार जो मदर बन रही है। अब जो पहली बार मदर बन रही है उसको हो सकता है नॉलेज ना हो सकता है कि वो डॉक्टर के पास गई ना हो सकता है कि उसको डाइट प्लान ना पता हो सकता है कि उसको बताने के लिए कोई ना हो,
कि उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज ज्यादा लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से वो अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पाई, डाइट नहीं ले पाई, और उसकी वजह से बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया। ग्रैंड मल्टीपैरास कौन होते हैं? मल्टीपैरिटी, जिनके 5 से ज्यादा बच्चे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रैंड मल्टीपैरा। वो औरतें जिन्होंने इतने सारे बच्चे ऑलरेडी पैदा कर रखे हुए हैं और फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो अब भाई जब 5-5 बच्चे आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आपकी एज भी हो गई होगी, और हम सब जानते हैं कि एज फैक्टर की वजह से अंदर के ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। ठीक, तो वीक ऑर्गन की वजह से, डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से, प्लासेंटा को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, प्लासेंटा की इनसफिशियंसी बढ़ रही है, इस वजह से बेबी को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो बेबी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है फीटल फैक्टर्स। फीटल फैक्टर में देख लेते हैं क्रोमोसोमल डिफेक्ट में सबसे मेन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। जब क्रोमोसोम 21 में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उसे हम डाउन सिंड्रोम नाम की एक डिजीज कंडीशन बोलते हैं। इट इज अ वेरी लाइक सीरियस कंडीशन जिसमें बेबी कभी भी फिजिकली और मेंटली हेल्दी नहीं रह पाता है। इसमें जीन डिसऑर्डर की वजह से बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो ऑर्गन का हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिस वजह से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सपोजर टू दी एनी इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्फेक्शन की वजह से, चाहे वो इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे रुबेला है, हार्पर सिम्प्लेक्स वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये सारे वायरस क्या करते हैं? बेबी को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। तो जब वो बेबी को अटैक करेंगे तो बेबी के एचबी लेवल को अटैक करेंगे, हीमोग्लोबिन लेवल को। जब बेबी के हीमोग्लोबिन लेवल को अटैक करेंगे तो बेबी अंदर से वीक हो जाएगा और उसकी अंदर जो ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन या वो अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है जैसे कि बर्थ डिफेक्ट हो गया बेबी का। तो बर्थ डिफेक्ट में जैसे कि बोन नहीं बन रही है, कार्टिलेज नहीं बन रहे हैं बेबी के, या कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई भी ऑर्गन में हाइपोक्सिया हो रहा है, कोई भी ऑर्गन कह सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या प्लासेंटा की इनसफिशियंसी की वजह से प्लासेंटा इतना केपेबल नहीं है कि वो अच्छे से ब्लड सप्लाई दे पाए, तो बेबी के अंदर बर्थ डिफेक्ट हो जाएगा, जैसे कि एब्सेंस ऑफ बैकबोन, एब्सेंस ऑफ स्कल बोन, एब्सेंस ऑफ लीवर, या जो भी कोई भी ऑर्गन जिसकी वजह से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हम उसे कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लासेंटल फैक्टर्स। यूट्रो प्लासेंटल इनसफिशियंसी। यूट्रो मींस यूट्रस के अंदर जो प्लासेंटा है उसके अंदर जो वो इनसफिशियंट है कोई चीज को सप्लाई करने के लिए। किस चीज को सप्लाई करने के लिए? सिंपली हम जानते हैं कि प्लासेंटा बेबी को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई की मेनली बात चल रही है। अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो चीज ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती है वही चीज बन नहीं पा रही होगी मे बी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ क्या चीज की बात चल रही है यहाँ पे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट की। ये जो आप ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हो ये सारा ट्रोपोब्लास्ट है। ट्रोपोब्लास्ट एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि मदर के एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम तक कनेक्ट हो जाते हैं, और मदर की मायोमेट्रियम जो कि मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस होती है उससे ब्लड सप्लाई तक कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो मदर की ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ये मदर की ब्लड सप्लाई है, और ये जो ब्लू मैं बना के दिखा रही हूँ ये ट्रोपोब्लास्ट है। ये बाद में कोरियोनिक विलाइज बन जाएंगे, आपने सुना होगा, ठीक है। यही फिर मदर्स की ब्लड सप्लाई को ले करके बेबी तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे बेबी होता है, ठीक है, बेबी तक पहुंचाते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर ये ट्रोपोब्लास्ट नहीं बनेंगे तो कोरियोनिक विलाई नहीं बनेंगे। कोरियोनिक विलाई नहीं बनेंगे तो कोरियोनिक विलाई एक स्ट्रक्चर है जो कि मदर के प्लासेंटा और बेबी को कनेक्ट करके रखता है और ब्लड सप्लाई देने में हेल्प करता है, जो कि नहीं मिल पाएगी। लेटरल इंसर्शन ऑफ द प्लासेंटा, ये भी अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। रिड्यूस्ड मैटरनल ब्लड फ्लो टू द प्लासेंटल बेड। प्लासेंटल बेड मतलब प्लासेंटल साइड में जो कि मदर से अटैच है ना, उस साइड में ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। मान लीजिए ये मदर की ब्लड सप्लाई थी तो ये नहीं मिल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लासेंटा मदर की ब्लड सप्लाई से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, और जब वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो बेबी को क्या करेगा? ब्लड सप्लाई नहीं दे पाएगा और बेबी के ऑर्गन्स नहीं बन पाएंगे या बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो
इसके अलावा प्लासेंटा या कॉर्ड में कोई डिफेक्ट हो सकता है कि कॉर्ड में हो सकता है इन्फेक्शन हो गया हो, या हो सकता है कि दो आर्टरी एक वेन की जगह एक ही आर्टरी और एक ही वेन हो, है ना, ये हो गई कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज। या लॉन्ग कॉर्ड हो, मोर देन 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। देन डिक्रीज द प्लासेंटल फंक्शनिंग मास, एग्जाम्पल स्मॉल प्लासेंटा, हो सकता है प्लासेंटा का साइज छोटा हो, ये देखो प्लासेंटा का साइज इतना होना चाहिए तो इतना है, जितना छोटा प्लासेंटा होगा उतना ही काम कम करेगा, उतना ही कम ब्लड सप्लाई दे पाएगा। एब्रप्शियो प्लासेंटा, एब्रप्शियो प्लासेंटा क्या है कि ये एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज का एक टाइप है। इसमें क्या होता है, टाइम से पहले नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा डिटैच हो जाता है, ये देखो यहाँ पे डिटैच हो गया है और ब्लड सप्लाई देना बंद कर देता है बेबी को, तब हमें टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेबी उतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता है जितना उसे 9 मंथ में कर लेना चाहिए, तो हम 9 मंथ से पहले ही इसको बेबी को निकाल देते हैं। उसी तरह से प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया क्या है, प्लासेंटा एबनॉर्मल अटैच हो जाता है एट द लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, जबकि नॉर्मली प्लासेंटा यहाँ पे देख लो प्लासेंटा अपर यूट्राइन सेगमेंट में या अटैच होता है, और प्लासेंटा प्रीविया में क्या हो रहा है कि ऑस के पास, सर्विक्स की ऑस के पास या सर्विक्स की ऑस के ऊपर अटैच हो जा रहा है, जिसकी वजह से ना प्लासेंटा को अच्छे से स्पेस मिल रहा है फैलने का या डेवलप होने का, ना ही बेबी को अच्छे से स्पेस मिलेगा। तो जब प्लासेंटा को अच्छे से स्पेस नहीं मिलेगा तो प्लासेंटा श्रिंक होगा, मतलब कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होने की वजह से वो डिटैच भी हो सकता है, प्लस वो कंप्रेस होने की वजह से वो डिक्रीज ब्लड सप्लाई भी कर सकता है। देन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होता है 42 वीक्स के बाद तक मदर की डिलीवरी नहीं हो रही है, लाइक 9 मंथ में तो डिलीवरी हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 37 वीक्स में डिलीवरी हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 42 वीक्स हो गए हैं तो भी बेबी की डिलीवरी नहीं हुई है, अभी भी बेबी मदर के अंदर है, जिसकी वजह से क्या होता है प्लासेंटा खराब होने लगता है, प्लासेंटा के अंदर कैल्शियम का डिपॉजिट होने लगता है। जब प्लासेंटा के अंदर कैल्शियम का डिपॉजिट होने लगेगा तो क्या होगा कि प्लासेंटा अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो ये था प्लासेंटल कॉजेस। नेक्स्ट है आपका हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड मीन्स होता है जो लोग ऊंची जगहों पे रहते हैं, जैसे कि माउंटेन्स के पास हो गया, है ना, तो जितने ऊपर आप जाओगे उतना ही ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन कौन देता है? ट्रीज, पेड़ वगैरह देते हैं। तो आप माउंटेन पे जाओगे तो क्या वहां पे आपको ट्रीज मिलेंगे? जब आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। तो जो लोग माउंटेन वगैरह पे रहते हैं उनमें ऑलरेडी डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जिसकी वजह से बेबी को हाइपोक्सिया हो सकता है ना। और बेबी को हाइपोक्सिया होगा, प्लस बेबी, देखिए ऑर्गन का फूड क्या है, ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन हमारे बनते हैं उनको ब्लड और ऑक्सीजन दोनों की नीड होती है, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है टॉक्सिक सब्सटेंस। कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई भी कह सकते हैं कि सेप्सिस हो गया या सेप्टिसीमिया हो गया, या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ऐसा हो गया जिसने अंदर इन्फेक्शन कर दिया और बाद में सेप्टिक शॉक कर दिया, तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है, डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कॉजेस। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।